नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की इस क्लास में बायोलॉजी के पार्ट सेकंड को अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने बायोलॉजी के 20 प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन किया था और आप लोगों ने देखा भी था कि किस स्तर के बायोलॉजी के प्रश्न हमने शामिल किए थे प्रश्न सीरीज में। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की श्रृंखला को लाया हूँ और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या किसी फोर्स पुलिस आदि का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, आप लोग देखना नहीं भूलेंगे और एक एक प्रश्न पर पूरी तरह से नज़र को गड़ाए रखेंगे, कहीं कोई प्रश्न छूट ना जाए। क्योंकि वही प्रश्न अगर आपके लिए परीक्षा में छूटता है तो आपको एक नहीं कम से कम 1.25 से आपको पीछा कर देगा दूसरों से। चलिए आइए शुरू करते हैं ये लॉकडाउन की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ आज की कक्षा। और आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। अस्थि की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है। बायोलॉजी की सेकंड क्लास है, इससे पहले आपको एक क्लास प्राप्त हो चुकी है। तो आंसर देखते हैं इसका। ए है फीमर, बी है स्टेपीज, सी है मेलियस और डी है इनकस। चलिए आंसर जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बी, स्टेपीज। स्टेपीज कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, स्टेपीज, मेलियस और इनकस। ये तीनों हड्डियां कान की हैं। बी, सी और डी में जो नाम लिखे गए हैं, ये तीनों अस्थियां जो हैं कान में पाई जाती हैं। तो कान की जो अगर बात की जाए, सबसे बड़ी अस्थि कान की कौन सी है तो है मेलियस। सबसे छोटी कौन सी है तो आपको पता चल गई है, बी ऑप्शन में स्टेपीज लिखी हुई है। तो 3 हड्डियाँ होती हैं कान की, स्टेपीज, मेलियस और इनकस। आप लोग याद कर सकते हैं इसको सिम से, SIM। एस से स्टेपीज, आई से इनकस और एम से मेलियस। तो इसको सेम और मिस करके याद कर सकते हैं। जब छोटा पूछा जाए तो सेम याद रखेंगे, बड़ी पूछी जाए तो मिस याद रखेंगे। मिस मतलब मेलियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड, और इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। बात की जा रही है कौन सा आवश्यक नहीं है इसके लिए। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, आवश्यक तक पढ़ के और आप आंसर करने निकल पड़ते हैं और इस तरह प्रश्न का आंसर हो जाता है गलत। तो पूरे फोकस को बनाए रखेंगे। प्रश्न सेकंड और इसका आंसर होगा डी। आयोडीन जो है हड्डियों या दांतों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके मजबूती के लिए इसका कोई रोल नहीं होता, जबकि बाकी 3 ऑप्शन मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आइए आंसर देख लेते हैं। ए है ग्लोबुलिन, बी है म्यूसिन, सी है केराटिन और डी है कैसिन। आंसर जानते हैं। प्रश्न 3 का आंसर होगा सी, केराटिन प्रोटीन जो है बालों में पाई जाती है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपको बता दूं कि जो है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर के बाह्य कंकाल कौन से हैं, तो अगर बाह्य कंकाल में अगर नाखून ऑप्शन में नहीं है तो बाल को आंसर करेंगे। बालों और नाखूनों को मानव शरीर के बाह्य कंकाल की श्रेणी में रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, बाह्य कंकाल, आउटर स्केलेटन की बात अगर की जाए तो ये हमारे नाखून और बाल होते हैं। क्वेश्चन 4 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, अब है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये है ऑप्शन ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी टिबिया और डी रेडियस। बात की जा रही है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की, तो प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा ए फीमर। फीमर हमारी जांघ की ऊपरी हड्डी की जांघ को कहते हैं। जांघ में जो हड्डी पाई जाती है उसे फीमर कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। बात की जा रही है कितनी पसलियाँ होती हैं। क्वेश्चन 5 है और पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पसलियाँ कितनी होती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, 24 पसलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितनी अस्थियाँ होती हैं। अब बात की जा रही है मनुष्य के मस्तिष्क की। तो पूछा गया है मस्तिष्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ए है 8 जोड़ी, बी है 10 जोड़ी, सी है 12 जोड़ी, डी है 15 जोड़ी। यहाँ पर जोड़ी की बात करी गई है। तो प्रश्न 6 और इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं हमारे मानव मस्तिष्क में। चलिए प्रश्न 7 कहता है कि ह्यूमरस अस्थि किसे कहते हैं।
उस अस्थि का नाम बताएंगे जो से ह्यूमरस कहा जाता है। जांघ की हड्डी को आपको पता चल गया है, अभी मैंने बताया जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। अब बात करते हैं बाकी 3 ऑप्शन की। तो बी है घुटना, सी है ऊपरी भुजा और डी है अग्रभुजा। प्रश्न 7 का आंसर होगा सी, ऊपरी भुजा। जो कंधे से कोहनी तक की भुजा होती है उसे ऊपरी भुजा कहते हैं, और इसमें जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहा जाता है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा प्रश्न 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। कौन से तत्व ऐसे हैं जो दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं? जोड़े में दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा पेयर सही आंसर है। तो प्रश्न 8 है और इसका ए ऑप्शन कह रहा है पोटेशियम और कैल्शियम, बी कह रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस और डी कह रहा है फास्फोरस और सल्फर। आइए आंसर जान लेते हैं प्रश्न 8, और इसका आंसर होगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आज का ये अगला प्रश्न है 9। इस 9 प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट करना नहीं छोड़िए। इससे पता चलता है आप लोग कितने ईमानदारी हो जो उसके साथ वीडियो देखते हैं, और वीडियो अच्छे से और तैयार करने में हमें थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है अगर आप ऐसा करते हैं, तो इतना करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों पर यूरिक एसिड जमा होने पर कौन सा रोग जिम्मेदार है? मतलब अगर जो जॉइंट्स हैं बॉडी के, वहाँ पर अगर यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, गठिया रोग हो जाता है अगर यूरिक एसिड जमा होने लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या कितनी संख्या में हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, लेकिन आंसर आप करेंगे बी, 206। मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, मानव में वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं कितने वर्टिब्रा होते हैं एक वर्टिब्रल कॉलम में? आइए आंसर देखते हैं क्वेश्चन 11, और क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ए, 33 वर्टिब्रा, 33 कशेरुकदंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 12 चेहरे में हड्डियों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है 10, बी है 14, सी है 18, डी है 24। मतलब चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न 12 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न 12 का आंसर होगा बी, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 हुआ करती है। गिन लेना अपनी अपनी सभी लोग। प्रश्न 13 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मतलब ब्लड प्यूरिफाई किधर होता है? देखिए ऑप्शन दिया गया, ए हृदय, बी यकृत, सी किडनी और डी फेफड़ा। ये प्रश्न बड़ा ही विवादित है, फिर भी हम लोग आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे शुद्धिकरण की बात कही गई है। देखिए अगर शुद्ध रक्त की परिभाषा के अनुसार देखा जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, क्योंकि रक्त शुद्ध होने की परिभाषा है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है, और ऑक्सीजन की जगह पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कह दें, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो इस प्रश्न का इस नज़रिए से आंसर हो जाएगा डी। वैसे यकृत भी आपके रक्त के शुद्धिकरण का काम करता है, क्योंकि ये अधिक हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है, और जो बॉडी से निकल जाती है। और फिर किडनी भी क्या करती है? यूरिया को ब्लड से और अन्य विषैले पदार्थों को ब्लड से अलग करती है, तो ये भी प्यूरिफिकेशन का कार्य करती है। लेकिन जो रक्त के शुद्ध होने की परिभाषा है उसके अनुसार आंसर होगा तो ये डी हो जाएगा। तो प्रश्न 13 बहुत ही विवादित है, उसका आंसर को आप सही से व्याख्या के साथ याद रखेंगे, जिससे अगर कोई पूछता है तो आप सही से उसे सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोलिसिस, डायलिसिस, ऑस्मोलिसिस या पैरालिसिस? आइए बात करते हैं। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूछी जा रही है, तो 14 अब यहाँ पर बात की जा रही है रक्त के शुद्धिकरण की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्मोसिस कहा जाता है रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में यूरिया बनता कहाँ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, ऑप्शन है इसके ए यकृत, बी किडनी, सी तिल्ली और डी मूत्राशय। यूरिया बनता कहाँ है ये जानना है, तो यूरिया का फॉर्मेशन जो है किडनी में जाके होता है।
ऑप्शन बी सही होगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? ऑप्शन ए है पित्त, बी है लसिका, सी है कोलेस्ट्रॉल और डी है यूरोक्रोम। आपको बता दें प्रश्न 16 है और इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा ए पित्त। जो पित्त है उसी से पिगमेंट जब ब्लड मूत्र में जाने लगता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? प्रश्न कह रहा है किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, मतलब कार्यकारी इकाई क्या है किडनी की। सबसे अगर प्रश्न को इस तरह से घुमा दिया जाए किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है तो वो भी आंसर सेम रहेगा। आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ये है एक्सॉन, बी है न्यूरॉन, सी है नेफ्रॉन और डी है धमनी। तो आंसर होगा प्रश्न 17 का सी आंसर होगा यहाँ पर। जो है किडनी की कार्यात्मक जो इकाई है वो है नेफ्रॉन। चल बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कि डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कहाँ होगी? तो बात करते हैं ऑप्शन देखकर आंसर की। ऑप्शन ए कह रहा है फेफड़ा, बी कह रहा है हृदय, सी कह रहा है किडनी और डी कह रहा है यकृत। तो आंसर जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सी किडनी। डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी में हुआ करती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 19 की। और क्वेश्चन 19 कहता है जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? मतलब किडनी ने अगर कार्य करना बंद कर दिया तो शरीर में कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में रक्त में शर्करा या अपशिष्ट पदार्थ। चलिए क्वेश्चन 19 है और इसका आंसर जान लेते हैं। शरीर में कौन सा पदार्थ जमा होने लगेगा अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया? तो आंसर हो जाएगा डी अपशिष्ट पदार्थ, जो शरीर से बाहर निकलने चाहिए थे, जो जहरीले विषैले पदार्थ होते हैं, अनवांटेड आइटम्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जमा होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, मतलब यकृत की वजह से कौन सा निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है लाइपेज, बी कह रहा है यूरिया, सी कह रहा है म्यूकस, डी कह रहा है हाइड्रोकोलेकम। तो देखते हैं क्वेश्चन 20 है और इसका आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? तो आप लोगों को पता है यकृत की वजह से इसका निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 21 कहता है कौन वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? मतलब फैट के पाचन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, बी है किडनी और सी है आंत, डी है फेफड़ा। देख लेते हैं 21 का आंसर होगा 21 का जो आंसर होगा बी किडनी। किडनी जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। प्रश्न 22 कहता है किडनी में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? मतलब वो कौन सा है जो किडनी में पाया जाता है और जिसकी वजह से किडनी में पथरी का निर्माण हो जाता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, बी है यूरिक अम्ल, सी है कैल्शियम कार्बोनेट, डी है कैल्शियम सल्फेट। तो 22 का आंसर होगा ए कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट ही जो पथरी बनती है उसका मेन एलिमेंट होता है, तो उसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, मतलब मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देख लेते हैं। ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी स्थिर रहता है और डी होगा ऊपर नीचे होता है। तो आंसर देख लेते हैं। 23 का आंसर होगा ए कि मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? मतलब जो भोजन है वो ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? 24 है क्वेश्चन, देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम्स और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी ने इसको कई बार पूछा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की जो हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? जब हम लेते हैं तो वो हमको पता है वायुमंडल में जितनी मौजूद है उतनी लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ रहे होते हैं तो उसमें जो है CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है? आइए बात करते हैं आंसर की। ए कह रहा है 4%, बी कह रहा है 8%, सी कह रहा है 12% और डी कह रहा है 16%। चलिए आंसर जान लेते हैं। 25 का आंसर होगा ए 4%। 4% CO2 की मात्रा होती है जब हम सांस को निकाल रहे होते हैं फेफड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामान्य व्यक्ति में धड़कन की औसत दर कितनी होती है? मतलब एक व्यक्ति की धड़कन की जो औसत दर है वो कितनी होगी? ऑप्शन क्या है? ए कह रहा है 82, बी कह रहा है 93, सी कह रहा है 72 और डी कह रहा है 98। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी 72। नेक्स्ट कहा गया है, क्वेश्चन 27 है, और मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में, मतलब जब हम सांस लेके बाहर निकालते हैं तो उसमें वायु जो निकलती है, एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें जो सांस बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना % होती है? ऐसा तो नहीं होता कि जितनी हमने ऑक्सीजन ली सारी की सारी हमारी बॉडी में कंज्यूम हो गई हो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो पूछा गया क्योंकि हम वायुमंडल से जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो कितना चली जाती है? तो आप पिछले प्रश्न को आधार बनाकर इसका आंसर भी कर सकते थे। चलिए आंसर देख लेते हैं, प्रश्न 27, और इसका आंसर होगा बी 16%। 16% ऑक्सीजन होती है उसमें, जबकि हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बात की जा रही है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। सांस लेने की बात की जा रही है, हार्ट बीट ना सोच लीजिएगा, नहीं तो आंसर डी करवेट हो गया आप और प्रश्न का आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है 16 से 18, बी कह रहा है 20 से 25, सी कह रहा है 12 से 41। डी तो किसी तरह नहीं हो सकता, वो तो हमारी हार्ट बीट की बात कर रहा है। इतनी सांस हम 1 मिनट में लेंगे तो कैसे? सांस ही लेते रहेंगे तो बाकी और काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं 28 का आंसर होगा ये, 16 से 18 बार हम लोग सांस ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा एक पथ समान है? मतलब भोजन निगलने के लिए और सांस लेने के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए एक ही रास्ता से दोनों चीज़ें गुजरती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा वहाँ से गुजरती है, और खाना खाते हैं तो खाना भी वहीं से गुजरता है। तो वो अंग कौन सा है हमारी श्वास नली का? आइए बात करते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रिसनी, बी कह रहा है ग्रेसिका, सी कह रहा है ग्लोरिस और डी कह रहा है लैरिंग्स। आइए बात कर लेते हैं, 29 का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? अरे पूछा जा रहा है मनुष्य में श्वसन क्रिया, मतलब श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा। आंसर ये हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया कोशिका का शक्ति गृह, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। ए केंद्रक, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। चलिए 31 का आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ए है अपचयी, बी है उपापचयी, सी है रेडॉक्स और डी है कोई नहीं। तो आंसर जान लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ए। और इसी प्रश्न के साथ नीचे मैसेज दिए गए को आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, और मैं बता भी दे रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई लॉकडाउन में टीचरों का कोई और सहारा नहीं है, हम टीचर जो है पढ़ा के काम चला रहे हैं। तो आप लोग अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम लोगों की हिम्मत टूट जाएगी, क्या कर पाएंगे। हमारी टीम इस समय बेहद बड़ी उम्मीदों के साथ मेरी तरफ देख रही है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।